नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकित इंडिया और मैं हूं अंबुज कुमार। आज हम बात करेंगे भारत, चीन और पड़ोसी देशों की राजनीति के उस बड़े खेल की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एससीओ सम्मेलन से लौटे और ठीक उसी के बाद चीन ने कर डाला अपना विजय दिवस का विशाल परेड। इस परेड में कौन कौन से देश शामिल हुए, किसे सम्मान दिया गया और किसे नजरअंदाज कर दिया गया, सब सच्चाई आपके सामने रखी जाएगी। आप जानेंगे कि पाकिस्तान और नेपाल में किस तरह भारत और प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बनाया जा रहा है। देखेंगे उन देशों की पूरी लिस्ट जिन्हें आपस में लड़ते हुए देखा गया, लेकिन चीन ने सबको एक साथ खड़ा कर दिया। समझेंगे कि कैसे साम्यवादी और तानाशाही देश मिलकर एक नया गुट बना रहे हैं और भारत उसमें अलग थलग खड़ा हो गया है। साथ ही आपको बताया जाएगा कि ब्रिक्स, सार्क और एससीओ जैसे मंचों में भारत ने कहां-कहां मौके गंवाए और कैसे नेबरहुड फर्स्ट की नीति अब नेबरहुड लास्ट में बदलती जा रही। अंत में यह भी समझेंगे कि चीन ने इस पूरे मौके का फायदा कैसे उठाकर दक्षिण एशिया की राजनीति को अपने पाले में कर लिया और क्यों यह विश्लेषण भारत के भविष्य की दिशा और कूटनीति के लिए एक बड़ा संकेत है। जैसा कि कहा गया है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, आलोचना ही सच्चाई दिखाती है। और इसी सच्चाई को सामने रखते हुए आज का ये विश्लेषण पूरा सुनिएगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में कोई जानता तो है। तो आइए बात करते हैं कैसे आयोजन की, जो कूटनीति के अखाड़े में भारत के लिए एक चेतावनी, एक तमाचा और एक तमाशा तीनों साबित हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टंग से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर कर, इसीलिए खुलकर मुद्दों पर चर्चा हो पाती है। उन मुद्दों पर जिन्हें चाहता हो तो इसके बाद पूरी अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं हाल ही में चीन में हुए एससीओ सम्मेलन और उसके ठीक बाद हुई विजय दिवस सैन्य परेड की, जिसमें जो दिखाया गया वो महज टैंक, मिसाइल और सैनिकों की कतारें नहीं, बल्कि वो पूरा पावर शो था जो चीन ने किया, जिसमें भारत को साइडलाइन करने की एक साजिश भी थी और दक्षिण एशिया की राजनीति को चीन के पाले में ढकेलने की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए तियानजिन पहुंचे तो सबको ये उम्मीद थी कि शायद भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ कुछ पिघलेगी, लेकिन सियासत की ये बर्फ अब इतनी मोटी हो चुकी है कि सिर्फ बैठकें और मुस्कानें और अच्छी अच्छी तस्वीरें उसे तोड़ नहीं सकती, पिघला नहीं सकती। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा मंच जो कभी आतंकवाद और क्षेत्रीय सहयोग की बात करता था, अब धीरे धीरे चीन की ताकत बढ़ाने का जरिया बन चुका है और भारत उसके भीतर एक ऐसा सदस्य बनता जा रहा है जिसे बुलाया तो जाता है पर सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता। एससीओ की इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी नहीं, तो जब तुम लोग को अमेरिका बुलाया जाता था तो तब तुम्हारी क्या औकात थी भाई? अभी तुम लोग क्वाड में गए थे ना, क्वाड में आपकी क्या औकात थी? पहलगाम में आप पहलगाम का जिक्र नहीं कर पाया वहां पे, तो क्वाड में तुम्हारी क्या औकात है? छोड़ो इसको, ये तो चाइना पाकिस्तान के ही लोबी बनी हुई है। एससीओ तो चाइना और पाकिस्तान की गेम है। यहाँ पे जो होगा हमारे कहने पे होगा, नहीं होगा तो जैसे परेड से जूते मार के भगा, इसी तरह एससीओ से भी भगा देंगे। तो वहां पे तुम्हारी क्या इज्जत थी? सी जिनपिंग की मुलाकात हुई, हंसी मजाक हुआ, अच्छी अच्छी तस्वीरें आई, लेकिन ठीक उसके कुछ ही दिनों के बाद जो हुआ उसने सारी दोस्ती की पोल खोल दी। चीन ने आयोजित की विजय दिवस परेड। इस परेड में सबसे आगे खड़े थे व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य देश। अब जरा सोचिए, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति कहां गई जब हमारे ही पड़ोसी चीन के मंच पर सजे थे और भारत कहां था? कहीं नहीं, न आमंत्रण, न कोई सम्मान, न कोई भूमिका। ये वो मौका था जब चीन ने अच्छा, लंडबर्ग जो अंडवे जो सीता की फटी चीज से निकले हुए हिंदू है, वो ये बोल रहे थे कि मोदी को इनवाइट करा था, तो ऑफिशियल हो गया कि मोदी को इनवाइट भी किसी ने नहीं करा। और मैं आपको लिख के देता हूँ, मोदी को इनवाइट करते ये चूबे भी लगाता शी जिनपिंग के, यूं हंसता झुकता, हंसने की तो इसको आदत है, तो ये इस तरह करता। लेकिन इसको फौरन किक मारी, बोला आगे एससीओ में, क्योंकि मोदी आया अपने मतलब से, इसको जब किक पड़ी है वहां से, तो ये यहाँ पे आके किसी एक को तो भगवान चूज करना है ना। हिंदुओं में तो एक आधा भगवान साथ लेके घूमना होता है, तो ट्रम्प भगवान से धोखे के बाद शी जिनपिंग के पास गया था। लेकिन मजे की बात ये कि शी जिनपिंग ने कहा कि केक मार दे, बोला मैं तुम्हारा भगवान नहीं बनना चाहता। सैन्य ताकत नहीं दिखाई बल्कि रणनीतिक गुटबाजी का ट्रेलर दिखाया। यह सब उस वक्त हुआ जब भारत सार्क जैसे मंच को बर्फ में दबा चुका है और बिम्स्टेक जैसे विकल्प को बस कागजों में जिंदा रखा है। और अब चीन ने उसी खाली स्थान को भरते हुए एससीओ को एक ऐसा मंच बना डाला है जहां भारत सिर्फ एक बेंच पर बैठा दर्शक नजर आता है और असली मैच किसी और की कप्तानी में खेला जा रहा है। आइए गौर करें कि इस परेड में किन किन देशों को कैसे कैसे आमंत्रित किया गया और क्या संदेश गया। पाकिस्तान, जो आतंकवाद का निरंतर प्रयोग करता है, नेपाल, जिसके साथ सीमा विवाद ने भारत की कूटनीतिक नींव हिला दी है, और मालदीव, जहां की सरकार अब इंडिया आउट की नीति पर चलती हुई दिख रही है। इन सभी को एक साथ एक मंच पर खड़े, तो भोसड़ी वाले चश्मे, हर किसी के साथ तो तुम्हारी पंचायत चल रही है, तो फिर तुम्हारे में फोल्ड हुआ ना भाई। पाकिस्तान के साथ चलो मसला चल रहा है, देखो हमने तो तुम्हें खत्म करना है, नेपाल का हिंदू हो या हिंदुस्तान का हिंदू हो, बस भाई इनमें सबने रगड़े में आना है, सिंपल सीधी बात है। लेकिन तुम्हारी क्यों इन पड़ोसियों से जंग चल रही है भाई?
करके चीन ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि वो दक्षिण एशिया का नया सूत्रधार है और भारत अब बस एक पुराना अध्याय बनता जा रहा है। और यहाँ सबसे बड़ा अरे भारत पहले कब गेम चेंजर था, ये पता नहीं सीता की फटी चुस्त निकले हुए हिंदुओं को किसने बोल दिया तुम्हारी औकात क्या है। इससे पहले तुम्हारी औकात क्या है? हर बार पाकिस्तान घुस के तुम्हें पेलता है अंदर। तुम्हारी औकात पहले भी क्या थी, अब भी क्या है? मतलब अब ये लोग ऐसा गम मना रहे जैसे ये पहले कोई बहुत बड़े कोई फन्ने खान थे, अब ये जीरो हो गए। व्यंग तो यही है कि जिन देशों को भाजपा कम्युनिस्ट, देशद्रोही और तानाशाही विचारधारा वाली कहती रही, जैसे चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, वे सभी मंच के नायक बने और प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं के साथ कूटनीति के झूले में झूला झूलते हुए नजर आए। बीजेपी के समर्थकों से पूछिए कि आखिर कम्युनिस्टों के साथ मंच साझा करना राष्ट्रहित है या राष्ट्र विरोध। कहा जाता है कि जब राजनीति के फायदे की बात आती है तो विचारधाराएं लचीली हो जाती और देश हित की परिभाषाएं मौन हो जाती। चीन ने एससीओ सम्मेलन के बहाने भारत को आमंत्रित कर एक झूठा भरोसा दिया और फिर विजय दिवस परेड में भारत को न बुलाकर प्रधानमंत्री को वापस भेजने के बाद ऐसा आयोजन करके यह साफ संदेश दिया कि क्षेत्रीय गुट अब उसके साथ है और भारत। भाई वो तो ऑन डेड ही हुई है परेड। प्रधानमंत्री जो तेरा था उसको वापस भेजा है, बोला तू निकल, उसके बाद ही स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो तो इतना मनहूस बंदा, जिस जगह जाता है वो जगह तबाह कर देता है। इकोनॉमी तबाह कर दी इंडिया की एयरफोर्स तबाह कर दी। अगले ने जहाज खरीद के तो उसको तो भगाया, पनौती को कौन रखेगा अपने पास? उसको निकालने के बाद कराए। ऐसा नहीं है कि मोदी के जाने के अचानक बाद 4 ये पुतिन, शहबाज शरीफ ये सारे बेटे उन्होंने प्लान बनाया कि चलो यार अब हम एक परेड कर लेते। ऐसा नहीं है, वो ऑन डेड हुई है। धीरे धीरे अलग थलग पड़ता जा रहा है। जो सपनों का विश्वगुरु बनने चला था वो आज गूगल मैप पर भी अकेला दिखने लगा है। और सबसे बड़ी बात, ये परेड सिर्फ सैन्य प्रदर्शन नहीं था, ये था एक पॉलिटिकल सेटिंग शो। एक ऐसी सेटिंग जिसमें चीन, रूस, ईरान, बेलारूस, क्यूबा, उत्तर कोरिया जैसे देश मिलकर एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, जहां पश्चिम का विरोध करने वाला हर देश स्वागत योग्य है और भारत न पूरी तरह अमेरिका के साथ, न चीन के साथ और न अपने पड़ोसियों के साथ एक अधर में लटकता हुआ देश नजर आता है, जो सिर्फ बयानों में ताकतवर है, वो भी अपने देश के भीतर गोदी मीडिया में, लेकिन मंच पर अदृश्य है। अब बात करते हैं उस परेड की जिसे सिर्फ विजय दिवस नहीं बल्कि एक कूटनीतिक इवेंट कहा जाना चाहिए। एक मंच, एक तमाशा और एक संदेश जो भारत समेत पूरी दुनिया को दिया गया कि चीन अब केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं बल्कि रणनीतिक, सामरिक और वैचारिक गठबंधन का एक केंद्र भी बन चुका है। और उसी के केंद्र में हुआ ये परेड जिसमें एक एक देश की उपस्थिति एक एक जियोपॉलिटिकल कार्ड थी, जैसे शतरंज की चालें जहां राजा को योग हो और मोहरे को योग। इस परेड में शामिल हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, साथ ही मध्य एशियाई देशों के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर अर्मेनिया और अजरबैजान, ईरान, बेलारूस, जिम्बाब्वे, सर्बिया, क्यूबा और यहां तक कि कुछ पूर्वी यूरोपीय देश, ये सब वहां मौजूद थे। यानी एक तरफ से ऐसे देश जो पश्चिमी लोकतंत्रों के विरोधी माने जाते हैं, दूसरी तरफ वे जो अमेरिका के प्रतिबंध झेल रहे और तीसरी तरफ ऐसे जो भारत के परोक्ष विरोधी हैं। अब जरा सोचिए कि ये कैसा मंच था जहां एक तरफ उत्तर कोरिया जैसे सख्त तानाशाही वाले देश खड़े हैं, दूसरी तरफ रूस जो यूक्रेन नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आप अमेरिका आपके साथ सही होता, अब अमेरिका की भी लॉबी में हो, तो पाकिस्तान तो नॉन नेटो अलाएगा अमेरिका का भाई। तो पाकिस्तान का तो वहां से भी विन विन कंडीशन है। अगर अमेरिका आप में बम्बू नहीं देता जो दे रहा है भारत माता के अंदर, सीता माता की तरह, अगर वो नहीं भी देता तो तब भी आप हमारे लिए कोई थ्रेट थोड़ी थे। ये तो आप अपनी गांड बचाने के चक्कर में चाइना के अंदर पीछे लग्गू बने हुए कि भगवान बना ले, शी जिनपिंग बन जाए हमारा भगवान। हमला कर चुका है। और तीसरी तरफ ईरान जो अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। चौथी तरफ नेपाल और पाकिस्तान जिनके साथ भारत के सीमा विवाद और राजनीतिक तकरार वर्षों से जारी है। अब आप पूछेंगे कि क्या इन सब का एक ही मंच पर आना महज इत्तेफाक था? बिल्कुल नहीं, ये इत्तेफाक नहीं था, ये रणनीति थी। चीन का गुट निर्माण कार्यक्रम जिसमें उसने लोकतंत्र बनाम तानाशाही का एजेंडा नहीं चुना बल्कि वेस्ट विरोध को केंद्र में रखा। वेस्ट विरोध यानी जो भी देश अमेरिका, यूरोप या वैश्विक पश्चिमी दबाव के खिलाफ है उन्हें चीन ने आमंत्रित किया, उन्हें साथ खड़ा किया और अपने नेतृत्व की छाया में जगह दी। अब देखिए अजरबैजान और आर्मेनिया जो हाल ही में युद्ध में उलझे हुए थे, दोनों को बुलाकर चीन ने बताया कि उसके मंच पर दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। भारत को यह दिखाने जैसा था कि तुम्हारा प्रभाव अब खत्म हो चुका है। यहाँ अब चीन बोलता है और अबे क्या गधे का बच्चा, ये भी लगता है गाय का मूत पी के बड़ा हुआ है और गोबर खा खा के बड़ा हुआ है। मतलब भारत का प्रभाव या भारत की पावर पहले कहां थी भाई? अबे पाकिस्तान तुम्हें हर 2-4 साल बाद ऐसा झटका देता है कि तुम्हारी आर्मी को 4-4 साल पीछे करता चला जाता है। तुम एक कंट्री से नहीं लड़ पा रहे, इधर पाकिस्तान से पहले लड़ लो, उसके बाद आसमान को चोदने चलना, धरती के लड़ो।
बाकी लोग सुनते हैं। वैसे याद करिए, चीन ने भारत और पाकिस्तान को भी तो एक मंच पर खड़ा कर दिया। यानी जो ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति अब तक ये दावा कर रहे थे कि हमने फला फला जगह युद्ध रुकवा दिया, हमने इन देशों में शांति करवा दिया, यानी दुनिया के शांति दूत बनने की फिराक में थे, वो काम अब चीन करता हुआ दिख रहा है। अब भारत के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब आपके ही पड़ोसी देश जिनकी राजनीति, समाज और संस्कृति भारत से जुड़ी रही है, जो कभी भारत का हिस्सा थे, वे अब चीन की तरफ जा रहे हो, तो भाईचारे की सारी परिभाषाएं हवा हो जाती हैं। चीन ने एससीओ के जरिए, भाई हम भारत का हिस्सा नहीं थे, सही है, तुम लोग होगे क्योंकि तुम्हारे पे 1000 साल राज मुसलमानों ने यानी कि हमने ही करा हुआ है, तो तुम हो, हम नहीं है, याद रखना। तो तुम लोग को अलग करा हुआ है हमने, तुम गुलाम हो, तुम ऐसा कोई मजहब रिलीजन नहीं है जिसके तुम गुलाम ना हो। और इस परेड के जरिए भारत को केवल कूटनीतिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अलग थलग कर दिया है। इस परेड में न केवल सैन्य हथियारों का प्रदर्शन हुआ, बल्कि एक तरह का जनरल असेंबली थी, संयुक्त राष्ट्र की तरह, जिसमें भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। और अगर किया भी गया होता तो क्या हमें इस तरह खड़ा किया जाता जैसे नेपाल, पाकिस्तान या ईरान को किया गया? चलो फॉर एग्जाम्पल डील हो गई, इनकी कोई भी ट्रेड डील हो गई, चाइना ने कोई दे दिया इनको बम्बू, बुला भी लेते, किस मुंह से जाते? तुम लोग बोलते हो हाय भगवान सीता रंडी फला ढिमकाना, गलवान में 100 कुत्ते मार दिए, ये मार दिए, वो फौजी मार दिए, हमारी जगह कब्जा करी हुई है, तो तुम उस फौज की जीती हुई उसमें परेड में जाओगे? ये समझ से बाहर है, तुम जाते भी किस मुंह से भाई? भारत को यहाँ झेप भी मिलती और शायद इसी कारण उसे न्योता नहीं दिया गया, क्योंकि चीन को पता था कि अगर मोदी मंच पर होंगे तो पश्चिमी मीडिया उसकी परेड को भारतीय झुकाव कहेगी, जबकि असल मकसद था वेस्ट विरोधी एकता, यानी ऐसा मंच बनाना जिसमें अमेरिका, नाटो, यूरोपीय संघ जैसे ताकतों के खिलाफ संदेश दिया जा सके। और उस संदेश में भारत फिट नहीं बैठता चीन के हिसाब से, क्योंकि भारत की सत्ता चीन से डरती हुई नजर आती है, आधे अमेरिका से दोस्ती निभाता है और आधा रूस से पुराने रिश्ते जोड़े रखता है। अब भला ऐसा 3 नावों पर सवार देश एक ध्रुवीय मंच पर कैसे बैठे? चीन ने इसी बिखराव का फायदा उठाया, उसने ऐसे देशों को एक साथ खड़ा किया जिनमें से कुछ आपस में, मतलब वो 33 कोटि जो थे वो तो गरक हो गए, मर आ गए, एग्जिस्ट नहीं करते। जो अभी 3 कोटि भगवान है हिंदुओं के, इंडिया के हिंदुओं के 3 कोटि भगवान कौन कौन है? ट्रम्प भगवान, अच्छा ये शी जिनपिंग भगवान, पुतिन भगवान, 3 कोटि भगवान। और इनका रावण कौन है? वो पाकिस्तान है भाई। वो इनकी भारत माता, वो सीता माता को जैसे करता था, इनकी भारत माता को पाकिस्तान कर रहा है। तो ये अगर आप इनके रिलीजन को लेके भी अगर आप कहानी बनाओगे तो सही बैठती है। इनके अभी 3 कोटि भगवान है, लेकिन 3 कोटि भगवान भी झूठे भगवान इनको बचा नहीं पाए पाकिस्तान से। कुछ साम्यवादी, कुछ तानाशाही है, कुछ मिलिट्री शासन के अधीन, लेकिन सबका साझा पॉइंट था पश्चिम से दूरी और चीन से करीबी। इस परेड में शामिल देशों की संख्या और उनका वर्गीकरण बता रहा है कि भारत के सामने किस हद तक नई चुनौती खड़ी हो चुकी है। अब हिंदुस्तान की हालत उस जमींदार जैसी नजर आती है जिसके किराएदार एक एक करके किसी दूसरे बिल्डर की बिल्डिंग में जा रहे हैं और वो अब भी चुपचाप बैठा हुआ है, अपनी पुरानी हवेली में टुकुर टुकुर ताक रहा है और अपने लोगों के बीच शोर मचा रहा है। एक ऐसी हवेली में बैठा है जिसमें दीवारें गिरने को है और छत टपक रही, पर सरकार को यकीन है कि हम ही विश्वगुरु हैं। अब सोचिए चीन ने कैसे एक साम्यवादी गुट खड़ा किया। भारत के सामने ये सबसे बड़ा कूटनीतिक संकट नजर आता है और मोदी सरकार के लिए ये आंख खोलने वाला इशारा होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाजपा के नेता अब भी टुकड़े टुकड़े गए कम्युनिस्ट देशद्रोही और जयशंकर की लेजर वाली आंखों और महान विदेश नीति जैसे नारे लगाते रहे, जबकि धरातल पर स्थिति ये है कि भारत के चारों तरफ एक कूटनीतिक दीवार खड़ी हो रही और हम अब भी सोशल मीडिया पर मित्रों से लाइक और सब्सक्राइब मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सत्ता गोदी मीडिया के जरिए आज भी तस्वीरें दिखा दिखा के नेताओं से हाथ मिलाने, गले पड़ने और उनके साथ मुस्कुराने की तस्वीरें दिखा दिखा के भौकाल जमाने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीन पर हालत बद से बदतर होती जा रही है। अब जरा ठहर कर सोचिए, जब एक देश अपने ही बनाए मंचों को नजरअंदाज कर देता है, अपने पड़ोसियों के साथ लगातार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक खाई बनाता है, जब पड़ोस की आग को बुझाने की जगह उसे हवा देता है, बांग्लादेश को याद करिए, तो क्या होता है? वही जो आज भारत के साथ हो रहा है। सार्क यानी तक्षेश, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एक ऐसा संगठन जिसकी कल्पना क्षेत्रीय एकता, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई थी, लेकिन आज उसकी हालत कब्र में पड़े एक भूले बिसरे इतिहास जैसी हो गई और उसकी कब्र खुद भारत ने खोदी है, यानी मोदी सत्ता ने खोदी। सार्क तो रिवाइव होगा, लेकिन सार्क में इंडिया रिवाइव नहीं होगा। इंडिया को किक पड़ने वाली है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और आगे पीछे जगहों से तुम्हें किक आउट की मुहिम चल रही है, मालदीव्स में चली, यहाँ भी चलने वाली है। क्योंकि जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ हर मंच पर टकराव को प्राथमिकता दी तो सार्क को रोक कर रखा गया, ये कहकर कि आतंकवाद और विकास एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर मंच को ही बंद कर दोगे तो बाकी देशों से संवाद के रास्ते भी तो बंद हो जाते हैं। सार्क में पाकिस्तान को छोड़ भी दे तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान जैसे देश भी तो थे जिनसे आर्थिक, रणनीतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता था, लेकिन हमने उस संगठन को ही सस्पेंड मोड पर डाल दिया और जो खाली जगह बनी उसे चीन ने भर दिया एससीओ के रूप में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए, एशियाई निवेश बैंक के जरिए और अब विजय दिवस परेड के जरिए। दूसरी ओर ब्रिक्स की बात करें तो वो भी कभी भारत के लिए रणनीतिक मंच हुआ करता था, लेकिन आज ब्रिक्स भी चीन के नेतृत्व में जा चुका है। रूस और चीन की दोस्ती अब ब्रिक्स को भारत की बजाय एक चाइना रसिया एक्सिस बना रही है, खासकर जब ब्राजील और साउथ अफ्रीका। चीन जिस तरह तरक्की कर रहा है
वो दौर दूर नहीं जब ये बोलेंगे कि राम का रूप है शी जिनपिंग, राम का रूप है शी जिनपिंग, ये बोलेंगे। या आप नोट करना, इसकी मूर्तियां बनेगी इंडिया में। अगर इस खैर ये बनने को तैयार नहीं इनका भगवान, अगर ये बन जाता है हिंदुओं का भगवान तो ये इसकी भी पूजा करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं अपने अपने संकटों से जूझ रही हैं, तो ब्रिक्स की असली ताकत भारत चीन के तालमेल पर थी और वही तालमेल अब टूट चुका है। एससीओ की बात करें तो वो शुरुआत से ही चीन और रूस का प्रोजेक्ट था, जिसमें भारत को 2017 में जोड़ा गया, लेकिन भारत की भूमिका सिर्फ नाम मात्र रही। एससीओ के हर सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक पहल पर भारत या तो अलग राय रखता है या चुप रहता है, सन्नाटा मार लेता है, और इसका फायदा भी चीन को मिला। उसने एससीओ को एक ऐसा संगठन बना दिया जो अब चीन की विदेश नीति का विस्तार बन गया है। भारत को सिर्फ दर्शक बनाकर वो अपने गुट रूस, ईरान, मध्य एशिया, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया के देशों को एक साथ खड़ा कर चुका है। इसलिए जब एससीओ का भारत के लिए उपयोगी साबित नहीं हुआ, तब भी मोदी सरकार ने कोई नया विकल्प नहीं अपनाया, कुछ भी नहीं किया। सार्क को पुनर्जीवित नहीं किया, बिम्स्टेक को बस भाषण में जिंदा रखा और क्वेट को भी अमेरिका पर निर्भर बनाकर छोड़ दिया। यानी भारत की रणनीति एकदम अस्थिर रही और उसी अस्थिरता का लाभ चीन यानी तुम लोग मतलब किस दुनिया में रहते हैं ये हिंदू? अबे तुम लोगों का एक तो रिलीजन बहुत लंड किस्म का छोटा सा रिलीजन, सही है, गाय का मूत तुम लोग पीते हो, 80-90 करोड़ भिखारी तुम हो, तुम उसके बाद ये चाहते हो कि तुम कोई एक ऐसा छोटा मोटा गुट बनाओ जिसके अंदर तुम रूल करोगे। अबे तुम युगांडा को और सोमालिया को रूल करने के लायक भी नहीं हो भाई, तुम अपनी गुर्बत देख लो, कंगलो। क्योंकि चीन की रणनीति स्पष्ट है, अलग करो और शामिल करो, यानी औरों को अलग करो, खुद में शामिल करो। जो देश पश्चिमी दुनिया से अलग थलग हैं, उन्हें मंच पर बुलाओ, उन्हें सम्मान दो, हथियार दिखाओ, दोस्ती जताओ और फिर उन्हें अपने कर्ज और डिप्लोमेसी में फंसा दो। भारत एक समय क्षेत्रीय नेता हुआ करता था, आज वो क्षेत्रीय समाज से भी कटा हुआ है, और इस कटाव का सबसे बड़ा कारण है भारत की आत्म केंद्रित विदेश नीति, जिसमें प्रधानमंत्री की यात्राएं तो बहुत होती लेकिन नतीजे बहुत कम, जिसमें विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज होती लेकिन कोई नीति स्पष्ट नहीं होती, जिसमें ट्विटर पर स्ट्रांगली कंडेम करना तो आ गया है लेकिन ग्राउंड डिप्लोमेसी में एंगेजमेंट करना कम हो गया है। अब आप सोचिए, जब आपके ही पड़ोसी देश एक तानाशाही देश की परेड में जाकर खड़े हो जाएं, मुस्कुराएं, तालियां बजाएं और अपने देश में उस यात्रा की तस्वीरें गर्व से छपवाएं, तो क्या संदेश जाता है? क्या भारत को नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ अमेरिका या यूरोप के साथ संबंधों से कुछ नहीं होगा? हालांकि वहां भी बहुत बेहतर नहीं, लेकिन उनसे कुछ नहीं होगा अगर आपके चारों तरफ चीन ने डिप्लोमेसी का घेरा डाल दिया है। आज चीन की परेड में खड़े देशों को देखिए, पाकिस्तान और नेपाल को वही लोग ये दाला बताओ कब है? 10 मई के बाद ये आम गाय के मूत पीने वाले हिंदू को भी समझ आई है कि वेस्ट के साथ जो पिछले 10 साल कुत्ते बने रहे अमेरिका के, वेस्ट के कुछ कोई मदद को नहीं आया। वन सिंगल हैंडली पाकिस्तान के हवाले कर दिया, बोला जा इसको बांध। फिर पाकिस्तान ने वही रस्सियां बांध के इनके साथ जो करा है फेटिश टॉर्चर, वही हुआ इनके साथ। फिर जिनके साथ भारत का लगातार टकराव रहा है, फिर भी दोनों मंच पर खड़े होकर भारत का परोक्ष मजाक बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेपाल के नेताओं की टिप्पणियां, पाकिस्तान के प्रवक्ताओं के बयान और चीन के सरकारी मीडिया के हेडलाइंस सब एक ही बात कर रहे हैं कि भारत को अब क्षेत्रीय नेतृत्व के लायक नहीं समझा जा रहा है। और ये बात तब और दुखद हो जाती है जब भाजपा के नेता देश के भीतर कम्युनिस्टों को देशद्रोही कहते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उन्हीं के साथ गले मिलते हैं। ये दोहरी नीति जब जनता देखती है और दुनिया देखती है तो भरोसा टूटता है, और जब दुनिया देखती है तो भारत की छवि भी खराब होती है, असंगत नेतृत्व की छवि बनती। आने वाला समय भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अगर चीन ने साउथ एशिया को एससीओ के जरिए बांध लिया और ब्रिक्स को एंटी वेस्ट ग्रुप में बदल दिया तो भारत न इधर का रहेगा न उधर का, एक डिप्लोमेटिक ऑर्फन की तरह, यानी अनाथ की तरह, जिसे कोई मंच खुलकर अपनाना नहीं चाहेगा। ऐसे में जरूरत है कि आप अपनी विदेश नीति को पारदर्शी बनाएं, सार्क को फिर से जीवित करें, उसमें बल डालें, बिम्स्टेक और बीबीआईएन जैसे क्षेत्रीय प्रयासों को मजबूत करें, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों से फिर से निवेश और भरोसे की राजनीति शुरू करें, और सबसे जरूरी अपनी वैचारिक दुविधा से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप कम्युनिस्टों को देशद्रोही कहकर मंच साझा कर रहे हैं तो न तो आप सच्चे राष्ट्रवादी बन पाते हैं और न ही सच्चे रणनीतिकार, और न ही कोई आप पर विश्वास करता है। हमें यह समझना होगा कि विश्व गुरु बनने का सपना तभी पूरा होगा जब पहले पड़ोसी गुरु बन जाएं, और वो तब संभव है जब विदेश। विश्व गुरु छोड़ो, तुम कुत्ते के बचो, तुम लोग एक तुम्हारे सामने बांग्लादेश जो कंट्री है, तुम उसके ऊपर भी एक मिसाइल चलाने की कोशिश करके देख लेना। ये जो पाकिस्तान ने इस टाइम तुम्हारे बॉर्डर एरिया का कब्रिस्तान बनाया, तुम्हारी अगर मेन सिटीज का वो राम दल्ले का मंदिर ना उड़ा दिया ना तो बोलना तुम विश्व गुरु बनोगे। चुड़ो, तुम लोग हल्के से टेरिफ दे तो तुम्हारी जान निकल गई, तुम चाइना की गोद में जाके गिरे हो।